भोपाल के एक छोटे से गांव में उर्फी अपने पति अंकित, सास शारदा और ससुर मोहनलाल के साथ रहती थी। उर्फी बहुत ही गुणी और सुंदर होती है। एक दिन जब शारदा की बहन यानी उर्फी की मौसी सास मंजू घर पर आती है, तभी ये लीजिए मौसी जी, ये आपके लिए मसालेदार समोसे और भोपाली पोहे बनाए हैं मैंने, और ये खास इमरती भी है। अरे वाह वाह वाह, उर्फी बहू, क्या समोसे है, और इमरती भी बहुत टेस्टी है बेटा। आ हा हा, मजा ही आ गया। अरे मंजू बहना, मेरी बहू सारे मसाले अपने हाथों से कूट कूट कर बनाती है और ऐसा टेस्टी खाना बनाती है कि बस खाने वाला तो खाकर दीवाना ही हो जाए। सच में उर्फी बहू, तुम तो हमसे भी स्वादिष्ट और लज्जतदार खाना बनाती हो। धन्यवाद मौसी जी। आओ ना बहू, हमारे साथ दो निवाले भी खाओ, दो बातें करो। नहीं मौसी जी, आज मुझे मिल में जाने से पहले मंदिर में जाकर भोग प्रसाद चढ़ाना है। आज मेरा व्रत है ना, इसीलिए मैं सीधे शाम को ही खाना खाऊंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है शारदा, तेरी तो किस्मत चमक गई। ऐसी बहू आजकल के जमाने में मिलना मानो रेगिस्तान में पानी मिलने के जैसे है। उर्फी बहू, तुम बहुत अच्छी हो, काश मेरी बहू भी ऐसी होती। उर्फी सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाती है और फिर अपने जॉब पर चली जाती है। उसके घर वालों को यही लगता है कि उर्फी एक मिल में काम कर रही है, लेकिन वो असल में मिल में काम करती ही नहीं, बल्कि वो तो एक मैगजीन स्टूडियो में काम करने जाया करती है, जहाँ रोजाना उसे बोल्ड और छोटे कपड़े पहनकर फोटोशूट करना पड़ता है। मुझे माफ कीजिए आप सब, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ उसे जानकर आप लोग मुझे वो काम कभी नहीं करने देंगे, और ये काम करना मेरी एक मजबूरी है। उर्फी जिस मैगजीन के लिए मॉडल बनकर काम करती है, वो मैगजीन गांव में नहीं मिलती थी और उसके दूर दूर तक इतने चर्चे भी नहीं होते थे, और इसी वजह से उर्फी इतनी निश्चिंत होकर काम किया करती थी। उर्फी का ये मैगजीन स्टूडियो गांव के बाहर शहर में होता है और वो रोजाना बस से वहां जाती है। एक दिन, चलो जी, आज तो शहर में जाकर एक बार डॉक्टर से मिल ही आती हूँ। बहुत दिनों से घुटने का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर शारदा बस स्टॉप पर जाती है। तभी वहां पर शहर जाने के लिए एक के पीछे एक ऐसे दो बसेस आई होती है। शारदा देखती है कि आगे की बस में उसकी बहू उर्फी चढ़ी है। अरे, ये तो उर्फी बहू है, लेकिन उर्फी बहू जिस मिल में काम करने जाती है वो मिल तो हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर है, और वहां तक तो ये पैदल भी जा सकती है। फिर ये शहर की बस में सवार होकर इसकी सवारी कहाँ निकली है। ओ काकी जी, चढ़ो ना बस में, देर हो रही है। अब मुहूर्त निकाल कर चढ़ोगी क्या? हाँ बेटा, चढ़ रही हूँ। शारदा पीछे की बस में चढ़ जाती है, और जब दोनों बसेस शहर पहुंचते हैं, तभी शारदा बस से उतरने के बाद उर्फी को पीछे से आवाज लगाती है, लेकिन उर्फी उसकी आवाज सुनती ही नहीं। इसीलिए शारदा उसके पीछे पीछे चली जाती है और वो उसे रोक लेती है। अपनी सास को सामने देखकर उर्फी बहुत घबरा जाती है। माँ जी, हे भगवान, ये माँ जी यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं इनको मेरे काम के बारे में पता तो नहीं चला? बहू, तू यहाँ शहर में क्या कर रही है? और इस गली में कौन रहता है तेरा? वो माँ जी, मैं अपनी सहेली रिचा से मिलने आई थी। उसका जन्मदिन है ना आज, इसीलिए। अच्छा, तो ये बात है क्या? जी माँ जी, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? अरे बहू, मैं तो डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ। मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं। ठीक है माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ डॉक्टर के पास चलती हूँ। अरे नहीं बहू, तू अपनी सहेली के पास ही जा, बेचारी का जन्मदिन है ना, मैं चली जाऊंगी।
वैसे भी ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, बस थोड़ा हल्का सा दर्द है। लेकिन माँ जी। अरे बहू, मैंने कहा ना, मैं चली जाऊंगी। ठीक है माँ जी, ध्यान से जाना। इस तरह उर्फी बाल बाल बच जाती है। लेकिन एक दिन उनके घर पर अंकित का दोस्त भूषण आता है। उर्फी, इससे मिलो, ये भूषण है। ये भी उसी शुगर फैक्ट्री में काम करता है जिसमें तुम काम करती हो। तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही होगे ना? नहीं तो। मैं ना तो भाभी जी को जानता हूँ और ना ही मैंने इन्हें कभी फैक्ट्री में देखा है। क्या? उर्फी बहू, ये भूषण क्या कह रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है मेरा भांडा फूटने वाला है। शायद भाभी जी अकाउंट डिपार्टमेंट में होंगी और मैं दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इसीलिए इन्हें कभी नहीं देखा। हाँ भूषण भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अकाउंट के डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, इसीलिए आप मुझे नहीं जानते होंगे। अच्छा, तो ये माजरा है क्या? हुश, आज तो मैं बच गई। भगवान जी, दिन ब दिन मेरे काम के राज को राज रखना मुश्किल होते जा रहा है। कुछ कीजिए प्लीज। अगले दिन जब उर्फी अपने काम पर जाने वाली होती है, तभी वह देखती है कि वहां के मोहल्ले वाले उसे घूर घूर के देख रहे हैं। ये सब लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं, जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। जैसे ही उर्फी स्टूडियो में जाती है, वैसे ही उसकी बॉस उसे न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिखाती है जिसमें उर्फी की तस्वीर छपी होती है। देखो उर्फी, तुम्हारी तस्वीर छपी है आज के भोपाल टाइम्स में। पूरे भोपाल में तुम फेमस हो चुकी हो। लेकिन मैम, आप तो जानती है ना कि मैं ये काम छुप छुप कर करती हूँ। जब मेरे ससुराल वाले मेरी इस छोटे कपड़े वाली तस्वीर को देखेंगे तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उर्फी, तुम बस अपना काम करती हो और वो भी पूरे मेहनत से। इसमें बुराई क्या है? क्यों डरना है किसी से और क्यों छुपाना है अपने काम को? कोई भी काम छोटा बड़ा, अच्छा या बुरा नहीं होता। हर काम एक पूजा के समान होता है। लेकिन मैम, मैं ये जॉब अपने मायके वालों के लिए करती हूँ। मेरा भाई शराबी है, पापा अपाहिज है और माँ घड़े बनाकर बेचती है और थोड़े बहुत पैसे कमाती है। लेकिन मेरा भाई वो सारे पैसे शराब और जुए में उड़ाता है। उनके लिए ही मैं ये काम करती हूँ। ये मेरे ससुराल वालों को नहीं पता, पर ना जाने जब आज पता चलेगा तब कौन सा भूचाल आएगा मेरी जिंदगी में। डर सहम कर उर्फी शाम को अपने घर चली जाती है। तब वो देखती है कि उसकी सास तो दरवाजे पर हाथ में चप्पल पकड़कर खड़ी है। सास, ससुर और पति तीनों गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। आ गई बहू शुगर फैक्ट्री में काम करके? आजा, आज तो तेरी चप्पल से आरती उतारनी है, क्योंकि तूने कांड ही ऐसा किया है। अरे क्यों जाती है अपनी ये गंदी फोटो खिंचवाने? क्या कमी पड़ गई थी हमारी तरफ से? उर्फी, तुम्हारे पास सब कुछ है। हम ना तो तुम्हें पैसों का प्रेशर देते हैं और ना ही किसी और चीज का। फिर क्यों तुम ये काम करती हो? ऐसी कौन सी नौबत आ गई तुम पर? अब बोलेगी भी? क्यों करती है ये नंगा नाच? अंकित, माँ जी, वो दरअसल। उर्फी रोते हुए अपने ससुराल वालों को अपने काम करने की वजह बताती है और उस वजह को सुनकर उन तीनों को भी बहुत बुरा लगता है। क्या बहू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी मजबूरी जाने बगैर ही तुम्हें इतना सुना दिया। तुम अगर चाहती तो हमसे मदद मांग सकती थी, लेकिन तुमने आत्मनिर्भर होकर खुद के दम पर पैसे कमाकर अपने मायके वालों को संभाला। हाँ बहू, तू तो सच में कमाल है। तुम्हारी जैसी कोई नहीं है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। तू सिर्फ संस्कारी ही नहीं है, बल्कि एक नेक दिल और गुनी भी है। उर्फी, तुम्हें हमसे मदद मांगनी है या नहीं, वो सारी तुम्हारी मर्जी है। लेकिन हाँ, हम आज से तुम्हें तुम्हारे काम में पूरा साथ देंगे।
और बाकी लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन दुनिया गई तेल लेने। हम सब तुम्हारे साथ हैं उर्फी। धन्यवाद अंकित, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप लोग मिले। इस तरह अंत में उर्फी के ससुराल वाले उसके काम को अपनाते हैं और उसकी मेहनत की कदर करते हैं। और इसी तरह से उर्फी अपने काम से नाम और पैसा कमाकर खूब आगे बढ़ती है। स्वाति अपने ससुराल में पति अंकुर, सास सुहासिनी, ससुर कुलजीत और दादी सास गीतांजलि के साथ रहती है। स्वाति हर एक काम में बहुत अच्छी होती है, लेकिन सभी उसकी केवल एक ही बात से काफी परेशान होते हैं और वो होती है उसकी काली जुबान। स्वाति अपनी काली जुबान से कुछ भी बोल देती और वो सच हो जाता। एक दिन की बात है। अरे ओ स्वाति बहुरिया, कहाँ मर गई? अरे अगले जन्म में पराठे मिलेंगे क्या मुझे? काहे चिल्लाकर अपने फटे हुए ढोल की तरह आवाज फैला रही हो हर जगह? चुप हो जाओ। आई एम सॉरी माँ जी और दादी जी, वो आज थोड़ा लेट हो गया। ये लीजिए आपके पराठे। अरे वाह वाह वाह, इन पराठों को तो मैं तीखे सॉस के साथ चटकारे लेते हुए खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। अरे पापा जी, लेकिन अगर आपने तीखे सॉस के साथ खाया तो आपका पेट बुरी तरह खराब हो जाएगा और फिर आपको दिन रात बाथरूम के चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी ससुर उन पराठों को तीखे सॉस के साथ खाता है और अगले दिन सुबह उसका पेट बुरी तरह खराब हो जाता है, जिसके बाद वह दिन में 100 बार बाथरूम के ही चक्कर काटते हैं। ये सब इस नासपिटी कर्मोही करमजली के कारण ही हुआ है। इसकी काली जुबान की वजह से। इसने ही अपनी सड़ी हुई काली जुबान से कहा था और आज वही हुआ। लेकिन माँ जी। चुप रहो बहू, सुहासिनी बिल्कुल सही कह रही है। तुम अगर अपनी काली जुबान से वो बात ही नहीं कहती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। फिर एक दिन जब सुहासिनी कहीं बाहर जा रही होती है, तभी ये लीजिए माँ जी आपका थैला, और हाँ ध्यान से जाना और बुआ जी और फूफा जी के पास जाते समय कच्चे रास्ते से मत जाना, पक्के रास्ते से ही जाना, वरना आपका एक्सीडेंट हो सकता है। लगा दी ना तूने टोक अपनी काली जुबान से, कुलक्षणी कही की। चल दफा हो जाए यहाँ से, नालायक। सुहासिनी जल्दी पहुंचने के लिए कच्चा रास्ता ही चुनती है और ड्राइवर को उसी तरफ से चलने के लिए कहती है, जिस कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, इस लड़की की जुबान सही नहीं है। ये काली जुबान वाली लड़की एक दिन हम सबको ले डूबेगी। लेकिन माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती है स्वाति, तुम हर बार हर एक चीज में अपनी इस काली जुबान से अनाप शनाप बकती रहती हो और ये सरासर गलत बात है। सुहासिनी के एक्सीडेंट के पीछे स्वाति को ही दोषी ठहराया जाता है। सबका यही मानना होता है, सिवाय दादी के। एक रोज जब सुबह सवेरे अंकुर ऑफिस के लिए लेट हो जाता है, तभी जल्दबाजी करते हुए, अरे स्वाति, जल्दी से मेरा टिफिन पैक करो, मुझे अपने पीपीटी को क्रॉस चेक भी करना है। आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। अगर मैंने उसे अच्छी तरह से क्रैक किया तो मेरा प्रमोशन तो तय है। लेकिन इतनी हड़बड़ी में अगर आप सारे काम करोगे तो आप ठीक से प्रेजेंटेशन भी नहीं दे पाओगे और साथ ही में आपका प्रमोशन का सपना भी धरा का धरा रह जाएगा। अरे ओ मेरी पनौती बीवी, भगवान के लिए शुभ शुभ बोलो अपनी इस पनौती काली जुबान से। अरे मैंने गलत क्या कहा? लेकिन जो है वही तो बोल रही हूँ। मैं तुम्हें कोई टोक नहीं लगा रही। अंकुर ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास प्रेजेंटेशन फाइल क्रॉस चेक करने का वक्त ही नहीं बचता और वो उस प्रेजेंटेशन को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाता, जिस कारण उसका प्रमोशन नहीं होता। वो हताश होकर अपने घर लौटता है और सारा गुस्सा स्वाति पर उतारता है। ये देखो अंकुर,
मैंने तुम्हारे पसंदीदा बूंदी के लड्डू बनाए हैं। नहीं खाना मुझे कुछ भी। भाड़ में गए ये बूंदी के लड्डू। आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी काली जुबान के कारण ही हुआ है। ना तो तुम मुझे ऑफिस के लिए निकलते वक्त मुझे अपनी काली जुबान से टोकती और ना ही मेरा प्रमोशन कैंसिल होता। माँ ने सच ही कहा था, एक दिन तुम हम सबको ले डूबोगी। लेकिन अंकुर बहू, अब तुम अपनी काली जुबान से कड़वी और अशुभ बातें बोलना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी भारी काली जुबान से तबाही निश्चित है, जिससे दूसरों का ही बुरा होता है। एक दिन तो हद ही हो जाती है। स्वाति देखती है कि उसकी सास तिजोरी की चाबियां कहीं भी रख देती है, जिसके बाद उन्हें ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। माँ जी, आप ये लापरवाही करना बंद कीजिए। जब देखो यहाँ से वहां चाबियां छोड़ देती हो। आपकी ये लापरवाही किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान करवा देगी हमें। फिर बैठेंगे हम सब रोते हुए। अरे पनौती डायन, एक चमाट मारूंगी तुझे। ज्यादा बकवास मत कर, आई बड़ी होशियारी दिखाने वाली। लेकिन एक दिन सास की इस लापरवाही के कारण घर में चोर घुस जाते हैं और वो बाहर पड़ी तिजोरी की चाबी से तिजोरी खोलकर सारे पैसे और गहने चुराकर भाग जाते हैं। अगले दिन सभी सर पर हाथ रखकर रोते बैठते हैं और तभी गुस्से से आग बबूला होकर सास रसोई में से कैंची लाती है और बहू की जुबान काटने जाती है। बस बहुत हुआ इस चिड़ैल का। आज मैं इसकी ये काली जुबान इस कैंची से काट कर ही रहूंगी। ना रहेगी इसकी काली जुबान और ना ही कुछ बुरा होगा। नहीं, रुक जा सुहासिनी, पागल हो गई है क्या तू? फेंक इस कैंची को। अरे निकम्मी, तुम लोगों की अक्ल क्या घास चरने गई है? कमाल हो तुम लोग भी। कुछ हुआ नहीं कि बस स्वाति के नाम का बिल फाड़ दो। स्वाति बहू की काली जुबान, स्वाति बहू ने ये कहा। अरे बस, तुम लोगों के साथ जो भी होता है वो तुम्हारे खुद के कारण होता है। ये आप क्या कह रही हो माँ? कुलजीत, अगर तू पराठों को तीखे सॉस के साथ ना खाता तो तेरा पेट खराब नहीं होता। सुहासिनी, अगर तू उस कच्चे रास्ते से नहीं जाती तो तेरा एक्सीडेंट भी नहीं होता। और अंकुर बेटा, अगर तू उस दिन जल्दबाजी किए बिना शांत दिमाग से सारे काम करता तो तेरा प्रमोशन तो पक्का हो जाता। और हाँ सुहासिनी बहू, अगर तू तिजोरी की चाबियां ठीक से संभाल कर रखती तो तिजोरी में से चोरी ही नहीं होती। आपके कहने का मतलब क्या है माँ जी? कहने का मतलब यही है कि दोष बहू की काली जुबान का नहीं है। बहू ने तो बस हम सबको सावधान ही किया है हर बार, और तुम्हें उसकी बात गलत लगी, लेकिन दोष तो हमेशा तुम लोगों का ही रहा है। तुम्हारी गलतियों के कारण ही तुम्हारे साथ गलत हुआ है। और हाँ स्वाति बहू, तुम्हें भी अपनी जुबान से बुरी बातें बोलने की जगह अच्छी बातें बोलनी चाहिए। हम जीवन में जितनी अच्छी बातें बोलेंगे उतना ही हमारे साथ अच्छा होगा। हाँ माँ जी, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। माफ कर दे स्वाति बहू, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माफी तो मुझे भी आप लोगों से मांगनी चाहिए। दादी जी एकदम सही कह रही है। हमें अक्सर अपनी जुबान से सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए, तब जाकर हमारे साथ सकारात्मक चीजें होगी। क्योंकि जैसा हम बोलते हैं सेम वैसा ही होता है। उस दिन के बाद से सभी स्वाति को उसकी काली जुबान के लिए कोसना बंद कर देते और जीवन जीने का तरीका बदलकर एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगते हैं।